ठीक है। तो ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट में बेसिकली डिफरेंस होता है, पर तुम्हारे जो आईसीएआई का पार्टनरशिप का मॉड्यूल है, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें दोनों को एक ही जगह पे डील विद कर लिया गया है। तो सर क्या बताया था मैंने, होल्डिंग आउट तो क्या होता है सर, इन पार्टनर्स ने इसके सामने रिप्रेजेंट कर दिया थर्ड पार्टी को कि भाई ये भी हमारा पार्टनर है, जबकि वो था नहीं, और ये मिस्टर एक्स चुप रह गए। तो फिर क्या ही विल बी, और इस बेसिस पे थर्ड पार्टी ने कोई काम कर लिया, तो थर्ड पार्टी मतलब मिस्टर एक्स विल बी अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सबसे पहला तो ये बात ध्यान रखना। और इसी में होल्डिंग आउट में ईस्टॉपल भी कवर कर लिया गया है क्या, कि सर यहां पर मिस्टर एक्स खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ दीज पर्संस टू द थर्ड पार्टी कि आई एम ऑल्सो अ पार्टनर इन दिस फर्म, और इस बेसिस पे थर्ड पार्टी ने यहाँ पर कुछ माल उधार दे दिया या लोन दे दिया है। तो फिर इन दैट केस सर ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट जो है, मतलब उसमें होल्ड दिस पर्सन विल बी ई स्टॉप्ड आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम डिनाइंग दिस फैक्ट कि नहीं नहीं मैं तो पार्टनर नहीं था, मैंने तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया था, नहीं अब आप वैसे नहीं बोल सकते, अब आपकी इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे काम हो गया है, अब आप भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबल है इस लोन को वापस चुकाने के लिए जैसे कोई पार्टनर होता है। ठीक है। तो कुल मिला के ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, ये जो ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट वाला पोर्शन है, ये हम लोग मॉड्यूल से एक बार पढ़ते हैं, और मॉड्यूल से पढ़ने के बाद में मैंने आपको कहा था ना नोट्स में थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा, तो मैं ये वहां पर एडजस्ट कर दूंगा। आइए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों इसी में कवर किया हुआ है। कहाँ गया भाई दक्ष अग्रवाल, Yes, sir. पढ़ना भाई। Partner by holding out. Section 28. Partnership by holding out is also known as partnership by estoppel, where a man holds himself out as a partner or allows other to do it. He is then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which the creditors may be presumed to have acted. क्या कहना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में ईस्टॉपल भी कवर हो जाता है, जहां पर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, जहां पर व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, दोनों केस कवर हो गए। एक तो ईस्टॉपल वाला भी कवर हो गया, और एक तो ईस्टॉपल वाला भी कवर हो गया, और दूसरा आपका होल्डिंग आउट वाला भी कवर हो गया। तो सर व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर और अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, वेयर जबकि वो सच में होता नहीं है, तो फिर देन ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन दी फर्म, फिर उसकी वैसी लाइबिलिटी हो जाती है जैसे कि वो सही में पार्टनर है। किसको लायबल, टू एनीवन who on the faith of such representation has given credit to the firm or has done some work। सर उसको लायबल जिसने ऐसे रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे फर्म को कुछ या तो काम कर दिया या क्रेडिट दे दिया गया है। देखो पार्टनरशिप where a man holds himself out as a partner or allows others to do it, he is then stopped from denying the that character he has assumed। उसने जो पार्टनर का कैरेक्टर लिया था, तो अब वो डिनाई नहीं कर सकता, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड, एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच क्रेडिटर्स में बी प्रिज्यूम टू हैव एक्टेड। और उनकी जिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जब क्रेडिटर्स ने उधार दे दिया, तो उनकी इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे काम हो गया ना, अब मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं। बात समझ में आ गई, हाँ सर। ये जो जिस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ना टुकड़ों में काट के, इससे बिल्कुल क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाता है। आगे पढ़िए भाई यहाँ से। A person may himself, by his words or conduct, have induced others to believe that he is a partner, or he may have allowed others to represent him as a partner. The result in both the cases is identical. पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट हैव इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव, खुद ने किया है तो भी वो सर ईस्टॉपल हो जाएगा, दूसरों ने इसके सामने किया और उसने उनको अलाउ कर दिया है तो भी
रिजल्ट सेम ही हो जाएगा होल्डिंग आउट से। वो दोनों का मतलब समझ में आया। हिमसेल्फ का मतलब तो ईस्टॉपल, ठीक है, और हैव इन और ही मे हैव अलाउड अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर, तो भी होल्डिंग आउट से हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट इन बोथ द केसेस इज आइडेंटिकल। ठीक है, अब देखो एक बहुत मौके की बात बता रहा हूं तुमको। एग्जाम में इस बात पे क्वेश्चन आया हुआ है, ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, या तो एग्जाम में आरटीपी एमटीपी में कहीं तो आया हुआ है। क्या सर, ये चार पार्टनर्स हैं फर्म के, 1 2 3 4, ठीक है। मिस्टर 5 ने या तो इनके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, मिस्टर फाइव ने थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं तो पार्टनर हूं इस फर्म में। तो उस, ध्यान से समझना, उस बेसिस पे थर्ड पार्टी ने यदि फर्म को उधार दे दिया है, तो फिर अब मिस्टर 5 भी भले ही पार्टनर नहीं है, वैसे ही लायबिलिटी हो जाएगी जैसे कि सही में पार्टनर हो, ये भी उस लोन को चुकाने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म की चुकाने की है, क्योंकि फर्म को उधार दिया गया है। फर्म नहीं चुका पा रही है तो ये भी एज अ पार्टनर चुकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये नहीं कह सकते मैं सही में पार्टनर थोड़ी था, वो तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन था, मैं नहीं हूँ पार्टनर। अरे अब आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे आप पार्टनर, क्योंकि या तो आपने खुद ने रिप्रेजेंट कर दिया या अलाउ कर दिया दूसरों को आपके सामने रिप्रेजेंट करने को, तो आप भी गलती में बरोबर के भागीदार। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इनकी। नहीं चुका पा रहे तो सर इसकी भी वैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, सर इस पार्टनर नंबर 5 ने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया थर्ड पार्टी नंबर 1 को कि मैं पार्टनर हूं। थर्ड पार्टी ने खुद ने उधार नहीं दिया, लेकिन थर्ड पार्टी नंबर 1 ने थर्ड पार्टी नंबर 2 को ये बात रिप्रेजेंट करी। ये भी उस फर्म में बोल रहे हैं कि ये पार्टनर है। इस बेसिस पे थर्ड पार्टी नंबर 2 ने यहां पर उधार दे दिया। तो सिचुएशन समझ में आई? पहले में तो इन्होंने खुद ने यहाँ पर थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट किया था, उस बेसिस पे यहाँ से लोन आ रहा था। अब क्या हो गया, एक स्टेप और फर्दर हो गया है कि सर यहां से तो यहाँ रिप्रेजेंट किया, इन्होंने जहां रिप्रेजेंट किया वहां से नहीं, इसने फर्दर रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस कारण वहां से लोन आ रहा है। तो क्या इन लोगों ने डायरेक्ट थर्ड पार्टी नंबर 2 को रिप्रेजेंट किया था? नहीं सर, डायरेक्टली नहीं किया था, ये आगे से आगे करी गई बात है, उस बेसिस पे काम हो गया है। तो क्या इसके लिए ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट? नो, बिकॉज इसने थर्ड पार्टी नंबर 2 को रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो आगे से आगे बात पहुंची है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता तो ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट लगते हैं। आगे से आगे जैसे एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के कान में कहा, तो फिर ये स्टॉपर और होल्डिंग आउट के कारण आप पार्टी नंबर 5 को रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हो। एग्जाम पे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैन थर्ड पार्टी नंबर 2 होल्ड रेस्पॉन्सिबल पार्टी दिस पर्सन नंबर 5 फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट एज पर इस पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट? तो आंसर नेगेटिव में आएगा। क्या ये बात समझ में आई जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बोलिए यस और नो एवरीवन। यस सर। यस सर। सर थोड़ा कंफ्यूजन है पर। नहीं, कंफ्यूजन या तो कंफ्यूजन होता है या फिर पूरा क्लियरेंस होता है। थोड़ा कंफ्यूजन का क्या मतलब है? अब तुझे तुझे मेरे को ये बताना है क्या कंफ्यूजन है, बता। सर मतलब लोन ले कौन रहा है, और मतलब आपका जो कनेक्शन बताया आपने वो कनेक्शन समझ नहीं आया मुझे। अच्छा चल तू ये बता, तेरे को क्या समझ में है? मेरे को ये समझ आया, अगर कोई थर्ड पार्टी लोन देता है, किसको लोन थर्ड दे रहा पार्टी है? लोन देता है। हाँ। किसको लोन दे रहा है थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी लोन दे रहा है सेकंड पार्टी को, और सेकंड पार्टी ने लोन दिया है फर्स्ट पार्टी को, है ना? सेकंड पार्टी कौन है? मतलब अभी जैसे ये पार्टनरशिप है 1 2 3 4 की, और हाँ, वो उन लोग ने जो ये अपने टीपी रिप्रेजेंट किया है उनसे लिया है लोन, और जो टीपी पार्टनरशिप में 1 है लिया वो है ना। टीपी 2 से लोन ले रहा है, ऐसा मेरे को लगा। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला आपको। मैंने तो ये बोला, जो बात बोलनी चाहिए ना वो ये है, इन लोगों ने कि पार्टी नंबर 5 भी हमारा पार्टनर है, गलत रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर टीपी नंबर 1 को। ठीक है, लोन को टीपी नंबर 1 ने नहीं दिया, उसने क्या किया, ये बात टीपी नंबर 2 को बता दी। किसने बताई?
टीपी नंबर 1 ने बताई, क्या डायरेक्टली पर्सन नंबर 5 या इन्होंने बताई टीपी नंबर 2 को, पार्टनरशिप ने? नहीं। तो क्या ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट से इसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? नहीं, इन्होंने थोड़ी ना बताया उसको। बात समझ में आया? इन्होंने जिसको बताया उसने इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे यहां पर उधार दे दिया, तो ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट लगेगा। समझा? राघव काबरा। हाँ सर, समझ गया। क्या खा के बैठता है मेरी क्लास में? हम्म कि सर अलग से फोन पे बताऊंगा, पूरी क्लास में नहीं बता सकता हूँ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं। पहले तो सब जने अपने अपने वीडियोस ऑन करो। ऋषि, मृदु, श्रुति, रोज रोज क्या बोलना पड़ रहा है रे? ऋचा, देवांश, एंसल फर्नांडीज। लिखता भी कैप्स में एंसल फर्नांडीज अपना नाम, हाँ, छोटे में नाम पसंद नहीं है इसको। एंसल फर्नांडीज। डेटा पे हो तो कैम ऑन करूंगा, स्क्रीन जाएगा। अच्छा ठीक है, एंसल फर्नांडीज, तेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे से। बोलो सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन ठोकना है तेरे को, क्लियर करना है। एज यू से सर। हाँ, एज यू से। एज आई से। ओके देन, ठीक है, अपना वादा याद रखना। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6। ये सबके लिए, हाँ, आंसर तुम सबका रिप्रेजेंटेटिव है। पार्टनरशिप है तुम सबकी। एक बार एक पार्टनर ने कुछ कमिट कर दिया तो पूरी फर्म उससे बाइंड हो जाती है। मेरी इच्छा ये है कि तुम सब सीए बन जाओ, एक साथ सब मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोल लो, तो मजा ही आ जाएगा। इसने अभी से कमिट कर दिया है तुम सबके बिहाफ पे। जूते ठोकने हो तो उसको ठोक लेना, हाँ? पर अब कमिटमेंट सबका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो भी, दर्शित अग्रवाल। Example 6. X and Y are partners in a partnership firm. X introduced a manager, as his partner to Z. A remained silent. Z, a trader, believing A as a partner, supplied 100 TV sets to the firm on credit. After expiry of credit period, Z did not get amount of TV sets sold to the partnership firm. Z filed a suit against X and A for the recovery of price. Here, in the given case, A, the manager is also liable for the price because he becomes a partner by holding out. बाय Section होल्डिंग आउट। 28 Indian Partnership Act 1930. एग्जाम्पल इतना सा है कि सर, तो आ तो गया ही होगा आपको, फिर भी देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे। ठीक है सर। तो एक्स ने क्या है, मिस्टर ए इस फर्म में पार्टनर नहीं थे, इस फर्म में जस्ट एज ए मैनेजर नौकरी कर रहे थे। ये नोन थे मिस्टर जेड की, हु वाज अ टेलीविजन शिप डीलर। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर जेड के सामने, अरे ये भी तो हमारे पार्टनर है यार। ठीक है सर। तो इस बेसिस पे जेड ने फर्म को 100 टीवी सेट्स उधार पे दे दिए। निश्चित दिन आया, पेमेंट का पेमेंट किया नहीं गया। सर ये पूरी फर्म को और मिस्टर ए को भी लायबल बना सकता है फॉर द रीपेमेंट, बिकॉज मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कीवर्ड्स आने चाहिए, जब तक इस आंसर में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं आएगा आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। पूरी कहानी गा देना, पर जब तक वो नहीं मिलेगा आपको मिलने नहीं वाला है मतलब नंबर। चलिए, ये पढ़ना है यार। It is only the person to whom the representation has been made and who has acted thereon that has right to enforce liability arising out of holding देखो out. देखो, आपको जो मैंने टीपी 1 और टीपी 2 का कंसेप्ट समझाया था ना, कि इन्होंने तो टीपी 1 को रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, और इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इसने यहाँ पर एक्ट किया, तो ये बंदा होल्डिंग आउट के लिए दोनों को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। इसने आगे किसी को किया, फिर वो होल्डिंग आउट और टीपी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने तो डायरेक्टली नहीं किया ना। ठीक है, इसलिए इन्होंने जिसको किया और उसने इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या कोई उधार दे दिया, तो फिर कंसेप्ट ऑफ ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट लागू होगा। ऋचा जी बोलो। सर अभी आपने जैसे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मतलब कोई इंसान इन्वेस्ट करने के टाइम पे भी एप्लीकेबल होता है ना उनके टाइम, मतलब यार ठीक है ना, इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो भी लाइबिलिटीज यहाँ पर ले ली गई हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी बेटा?
करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ, कोई उधार दे दिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या माल उधार पे सप्लाई किया तो सर वापस जो भी था वो यहाँ पर होना चाहिए। देख मैं तेरे को एक और एग्जांपल बताता हूँ तेरी तेरी उसका क्वेश्चन का। मान लो इस पार्टनरशिप फर्म को अपना कोई मशीनरी बेचना था, इनको कोई मशीनरी निकालने में बेचने में इंटरेस्ट था। मिस्टर फाइव को ये बात पता थी कि मशीनरी बेचनी है, ठीक है। इन लोगों ने मिस्टर फाइव को अभी तक पार्टनर जैसे अपॉइंट नहीं किया है। मिस्टर फाइव एक कहते हैं ना प्रोबेबल बायर को पकड़ के लाए इनके यहाँ पर और बोला अरे मैं भी इनकी फर्म में पार्टनर हूं, हमको ये मशीनरी बेचनी है, मेरे ख्याल से आपको शायद इस मशीनरी की जरूरत है। और ये चारों चुप रह गए। मतलब या इसने खुद ने रिप्रेजेंट कर दिया दैट इज अ पार्टनर, भले ही ये पार्टनर नहीं था, और इस बेसिस पे ये सौदा हो गया। तो ईस्टॉपल वाला रूल लगेगा, मतलब होल्डिंग आउट वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर लगेगा। और पेमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब मशीनरी मशीनरी देने के लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, ठीक है। बात समझे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू होता है नियम। पार्टनरशिप में मेनली क्या है, हाँ सर पेमेंट के लिए उधार चुकाने के लिए वगैरह रूल, ये सब आपने जो रिप्रेजेंट किया है उस बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो पूरा करने के लिए इनकी भी जिम्मेदारी और इसकी भी जिम्मेदारी, ठीक है। और तो फिर अगर कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के अंदर ये सोच के कि जैसे अगर हम कल का एग्जांपल ले रतन टाटा का, तो हाँ फिर अगर पार्टनर्स है और उनको ऐसा लगा कि रतन टाटा भी एक पार्टनर है, इसीलिए उनको ट्रस्ट आया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के अंदर और किया, तो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके साथ तो फिर गलत हो गया ना, क्योंकि उसने वो बंदे के ट्रस्ट पे वो कंपनी पे इन्वेस्ट किया सबसे और अब पहले तो तू वो पार्टनर। सबसे पहले तो तू ये डिसाइड कर ले कि तू ये सिचुएशन पार्टनरशिप में ले रही है या कंपनी में ले रही है, क्योंकि कभी तू कंपनी बोल रही है कभी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बोल रही है, सॉरी सॉरी, पार्टनरशिप। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उस बंदे के साथ में गलत हुआ ना, ठीक है। तो उस गलत को सही करने के लिए तो होल्डिंग या स्टॉपल का नियम आया है जिसे हम पार्टनरशिप में होल्डिंग बोल रहे हैं। क्यों भाई? मेन चीज है, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा आपके बिहाफ पे भी वापस आपको जो भी है मिल जाना चाहिए ना। तो सर नहीं दे रहे हैं तो ये भी रेस्पॉन्सिबल के साथ में रतन टाटा भी तो रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है। मेन चीज है पैसा वापस आ जाए ना, यस और नो। मेन चीज तो ये है ना, पैसा वापस वो आएगा नहीं आएगा तो रतन टाटा पार्टनर जैसे जिम्मेदार ले, रतन टाटा जी की ऐसी की तैसी, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है, नो डाउट यहाँ पर फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए स्पेशल होल्डिंग आउट और ईस्टॉपल के सेक्शंस दिए हुए हैं ना, तो हम तो उसमें जाके अपना काम पूरा करवा लेंगे, ठीक है। चलिए, हमने हमने मतलब फर्म ने इसीलिए उधार दिया ना कि रतन टाटा इस फर्म में है। बात गलत हुई है नो डाउट, लेकिन यदि वापस उधार चुकता नहीं हो रहा है तो रतन टाटा भी रेस्पॉन्सिबल है, तो हमारा कंफर्ट आ गया ना बेटा। चलिए, बेचारे रतन टाटा को मरने के बाद में भी शांति नहीं है। आगे पढ़ भाई। You must also note that for the purpose of fixing liability on a person who has, by representation, led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by a fraudulent intention. You must also know that the purpose of fixing liability on a person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by a fraudulent intention. देखो, यहाँ पर ये दिखाने की कतई जरूरत नहीं है कि इनका या इनका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था। देख, जो बात रिचा ने पूछी ना, एक और कनेक्ट मिल गया उसका। वही ये, हमें तो ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि इनका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था इसलिए इनको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनाया जाए और इनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए। हमको ये दिखाने की कतई जरूरत नहीं है। यदि आपने रिप्रेजेंटेशन किया जो कि सही नहीं था, ठीक है, और उस बेसिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमने आपको कुछ उधार दे दिया, तो उसे चुकाने के लिए ये के साथ में ये भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। हमें ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन प्रूव करने की कोर्ट में कोई जरूरत नहीं है।
सीधा होल्डिंग आउट से हम बताएंगे ये भी रेस्पॉन्सिबल है, इनसे भी पैसा चुकाने की जिम्मेदारी पूरी कराई जाए। ठीक है, नेक्स्ट। The rule given in the section 28 is also applicable to a former partner who has retired from the firm without giving proper public notice of his retirement. In such case, a person who, even subsequent to the retirement, give credit to the firm on the behalf that he was a partner, will be entitled to hold him liable. बहुत मजेदार लाइन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या कल मैंने आपको एक बात बताई थी ना, पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है बाहर जाने वाले पार्टनर का, बताई थी कि एक पार्टनर कब कौन से कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब तक फर्म में मान लो वो 1/1/2025 को घुसा है और 1/1/2027 तक रहा है, तो सर फर्म में इन वाले कामों के लिए जिंदगी भर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, चाहे भविष्य में भी लाइबिलिटी आए, इस पीरियड के दौरान किए गए कामों के लिए। ठीक है सर। जब पार्टनर बाहर जा रहा है तो उसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। नहीं दिया, नहीं दिया तो तकलीफ, क्या तकलीफ कि सर फर्म भविष्य के लिए जो काम कर रही है उसके लिए इसको भी रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, और जो पार्टनर बाहर निकल रहा है वो किसी को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, तो उसके कामों के लिए भी फर्म माइंड हो जाएगी एज अ पार्टनर, उसको मतलब वो पार्टनरशिप से अलग हुआ नहीं है ये मानते हुए आगे चला चला जाएगा। ठीक है, यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। ठीक है सर। अब देखो क्या है, ये फर्म में एक पार्टनर थे मिस्टर एक्स, ये बाहर निकले लेकिन इनकी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं गया। मिस्टर एक्स एक्टिव पार्टनर थे, पर्सन 1 2 3 4 5 सब जानते थे कि ये इस फर्म में पार्टनर है। तो मिस्टर एक्स बाहर तो निकल गए लेकिन रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं आया। अब इन्होंने मिस्टर वन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मिस्टर वन ने ये सोचते हुए इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया दैट ही इज स्टिल अ पार्टनर इन दिस फर्म। ये सोचते हुए, क्योंकि पब्लिक नोटिस तो आया ही नहीं था तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचते हुए मिस्टर एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया दैट ही इज एक्टिंग इनटू द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, वेयर एज ये रिटायर हो गया पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। तो सर क्या अब इस काम के लिए मिस्टर वन फर्म को लायबल बना सकते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना कि सर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फर्म के कामों के लिए एक्स रेस्पॉन्सिबल और एक्स के किए गए कामों के लिए फर्म को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो सर इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो सब जने, इतना क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? यस और नो एवरीवन? सुहान गोयल, ऋषि, ये तो अपन ने कल भी पढ़ा था ना। ठीक है, अब इसी को होल्डिंग आउट चिपकाओ, इस कंसेप्ट के ऊपर होल्डिंग आउट का कंसेप्ट चिपकाओ। सर होल्डिंग आउट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि सर भले ही आप इस फर्म में पार्टनर नहीं हो लेकिन यदि पार्टनर जैसे आपने कोई काम कर लिया उसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म रेस्पॉन्सिबल होती है या नहीं होती है? हाँ सर। तो इसी बात पे होल्डिंग आउट का कंसेप्ट इधर भी एप्लीकेबल होता है। यदि एक बाहर निकलने वाले पार्टनर ने बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया है और किसी ने उसके साथ में पार्टनर समझ के, और कि ये तो हाँ पार्टनर साहब है ना तो पार्टनर साहब के साथ पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ऐसा सोच के कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो सर ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट यहाँ भी तो लग रहा है कि सर उन्होंने अनजाने में ही खुद को एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं आ रहा है। तो नाउ ही विल आल्सो बी रेस्पॉन्सिबल एज इफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में बना है फर्म के ब्याह पे उसको चुकाने के लिए ये भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये तो मैंने आपको कल वैसे भी पढ़ा दिया था, बस इस कंसेप्ट पे भी होल्डिंग आउट लगता है वो बता रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इज इट, बस नाम दूसरा दे दिया, हाँ सर होल्डिंग आउट लगता है। मैंने कल आपको यही चीज पब्लिक नोटिस नहीं दिया के नाम से पढ़ाई थी। पढ़ना भाई। A partnership firm consisting of P, Q, R, and S. S retires from the firm without giving public notice, and his name continues to be used on the letterheads. Here, S is liable as a partner by holding out to the creditors who have lent on the faith on the faith of his being a partner. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो
मिस्टर पी इस पार्टनरशिप फर्म से बाहर जा रहे थे, लेकिन अपने ढूंढना क्या है तुमको, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया इन्होंने अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ठीक है सर। अब क्या हुआ, फर्म के लेटर हेड पे जो 3 पार्टनर्स थे पी क्यू आर, तीनों का नाम लिखा हुआ था पार्टनर्स पी क्यू आर। ठीक है, फर्म ने वो लेटर हेड अभी तक काम में लेने चालू रखे हुए थे। बात समझ रहे हो, फर्म ने वो लेटर हेड आज भी, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था, पब्लिक नोटिस देना चाहिए था। दूसरा काम क्या करना चाहिए था कि सर पब्लिक नोटिस देने के बाद में अपने लेटर हेड्स वगैरह से नाम भी हटा लेने चाहिए थे। एटलीस्ट पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया होता तो कम से कम खुद ही PQR में से फर्म ही मिस्टर पी बाहर जाने के बाद में भी इनको पार्टनर जैसे रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही है, खुद ने गड़बड़ कर दी। लेटर हेड वही काम ले लिया, लेटर हेड से क्या रिप्रेजेंट हो गया कि PQ और R 3 पार्टनर्स हैं अभी तक इस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, वो लेटर हेड में किसी को कुछ रिप्रेजेंट करके दिया होगा, लिख के दिया होगा, लो साहब। तो अब इस फर्म ने रिप्रेजेंट कर दिया, पी इज स्टिल अ पार्टनर। और अभी तक पी ने खुद ने भी ध्यान नहीं रखा, पब्लिक नोटिस नहीं आया इसके रिटायरमेंट का। तो सर मिस्टर एक्स के साथ कोई काम किया गया, उसके लिए क्यू और आर के साथ में पी को भी पार्टनर मानते हुए रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। सर बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन भी हो गया कि इज स्टिल अ पार्टनर, और लेटर हेड से अभी तक नाम हटाया नहीं, पब्लिक नोटिस भी नहीं गया है। तो सर बिल्कुल इनको पार्टनर जैसे भविष्य के कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। मेन बात क्या है, पब्लिक नोटिस दे दिया ना तो फिर झंझट खत्म हो जाएगी। पब्लिक नोटिस नहीं दिया और रिप्रेजेंटेशन चलते ही जा रहे हैं, या पुराना कोई आदमी अभी भी आपको पार्टनर जैसे जानता है, उसने आपके साथ में पार्टनर समझ के कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो फंस जाओगे। ठीक है, मेन सारी की आके पब्लिक नोटिस पे अटक जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये इसी के साथ में हमने कर लिया आपका पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग। अब मॉड्यूल में तो आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। मैंने एक टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 में उठा के डाला है। क्या डाला है कि सर एक तरीके के और क्वेश्चन आते हैं, 10वां पॉइंट, क्या कि सर माइनर भी पार्टनर होता है क्या। तो सर वो पूरा पॉइंट मैंने यही कवर कर लिया है, माइनर एज अ पार्टनर। आइए, तो मैंने चैप्टर 1 में एडिशनली नोट्स में एक चीज डाल दी है, फ्रॉम 2 उठा के 1 में डाल दी है। एक्चुअल में टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का है, माइनर एज अ पार्टनर। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कीजिए, तो हम लोग वापस माइनर एज अ पार्टनर को देखना चालू करते हैं।